एजेंट हमारे जो है वो शुरू के 3-4 महीने में अप्रैल मई जून जुलाई में घर से बाहर नहीं निकलते। सर क्या करेंगे, अभी तो कोई बीमा लेता नहीं है। एक कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए ऑनेस्टी की जरूरत है, नॉलेज की जरूरत है, और तीसरी अहम बात यह है कि उसके दिल में जाके आपको दिल से काम करना है। ये दिल की बात होती है। और बीमा जो बेचना है वो इसलिए दिल से बेचना है कि किसी भी क्लाइंट को छोटा मत समझिए। अपनी एक इमेज क्रिएट की कि जब भी आपको कोई भी दिक्कत है तो मैं हूं। फाइनेंशियल एडवाइजर ने यह सोचना चाहिए कि मैं इस फील्ड में क्यों आया हूं, वजह क्या है। हो सकता है कोई कहेगा यार कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी इसलिए यहां आ गए। अब आ गए तो कहीं नौकरी मिलने वाली है क्या? नहीं मिलने वाली है। तो क्या करना चाहिए? लगन से काम करना चाहिए। और अगर लगन से कोई काम करेगा तो मैं तो कहूंगा कि एटलीस्ट इंश्योरेंस सेक्टर में स्काई इज द लिमिट। एजेंट बनने का मोस्टली जो कोई बनता है तो उसके पीछे वो सोचता है कि मुझे मेरी आमदनी अच्छी होनी चाहिए। तो आमदनी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, ये एजेंटों ने सोचना चाहिए। अब आमदनी बढ़ाने के कई तरीके हैं। पहला सबसे अच्छा तरीका है कि जो आप काम कर रहे हो लगन के साथ करो। उसमें कैसे कॉम्पिटेंसीज हमारी बढ़े वो देखो। और तीसरी बात यह है कि फुल टाइम से काम। अगर नौकरी करते हो तो 8 घंटे काम करते हो कि नहीं? तो यहां हर रोज 8 घंटे काम करना है। कई बार ये देखा गया है कि एजेंट हमारे जो है वो शुरू के 3-4 महीने में अप्रैल मई जून जुलाई में घर से बाहर नहीं निकलते। सर क्या करेंगे, अभी तो कोई बीमा लेता नहीं है। ये लेता नहीं है किसने बताया? आप ही ने मन में तय कर लिया कि कोई लेता नहीं है। क्या आप लोगों के पास गए हो, जाते हो सकता है कि मार्च महीने में हो सकता है कि आप 4 लोगों के पास जाओगे तो एक का बीमा होगा। अभी आपको 6 लोगों के पास जाना पड़ेगा। तो जाइए। क्योंकि बात ऐसी है कि अब जितने ज्यादा प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपके पास होगी, आप जितनी ज्यादा से ज्यादा लोगों की लिस्ट अपने पास रखोगे, उतना आपका बीमा बढ़ने वाला है। तो अपडेशन ऑफ प्रोस्पेक्ट लिस्ट ये दूसरी एक अहम इंपॉर्टेंट बात है कि हर बार अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट जो है वो अपडेट करनी चाहिए। अब ये कैसी करनी है कि जैसे आपने किसी को बीमा दिया तो उसी को पूछना है, उसके कोई रिश्तेदार है, उसके भाई है, उसके दोस्त है, तो उनको उनके तरफ आप जा सकते हो। दूसरा ऐसा है कि अगर आपका एक सेटिस्फाइड कस्टमर है तो आपको दो चार और सेटिस्फाइड कस्टमर और दे सकता है। तो कस्टमर को सेटिस्फाई करना ये आपकी जिम्मेदारी है। अब सेटिस्फाई कैसे हो सकता है? सबसे अहम बात यह है कि कभी भी उसको उल्लू मत बनाओ। आपको ये लगेगा कि भैया अरे इसको क्या समझता है, ये तो इंजीनियर है, इसको फाइनेंस में कुछ नहीं समझता, मैं जो बताऊंगा वो मान लेगा। ऐसे मत करो। क्योंकि जब भी कोई उसको ये कहेगा कि भाई हमारे जो अभिकर्ता है उन्होंने हमको ये गलत बताया है, तो वो आपकी छवि तो खराब होती है, मगर बीमे के इंडस्ट्री की छवि भी खराब होती है। कि इंडस्ट्री में ऐसे ही लोग आते हैं कि जो लोगों को ठीक ढंग से सलाह नहीं देते। तो ये मत करो। एक कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए ऑनेस्टी की जरूरत है, नॉलेज की जरूरत है, और तीसरी अहम बात यह है कि उसके दिल में जाके आपको दिल से काम करना है, दिमाग से नहीं। दिलो दिमाग से ये कहते हैं मगर बेसिकली इंश्योरेंस से दिल से बेचा जाता है, दिमाग से नहीं। क्योंकि अगर दिमाग से बेचना है ना तो आईआरआर कितना आता है, इसमें लोन कितना मिलेगा, सरेंडर कितना मिलेगा, ये सारी दिमाग की बातें होती है। मगर दिल की बात ये होती है कि अगर मैं नहीं रहा तो मेरी फैमिली जो है वो इसी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से चलती रहे, उनको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। ये दिल की बात होती है। और बीमा जो बेचना है वो इसलिए दिल से बेचना है। तो ये कुछ चीजें जो है वो आप ध्यान में रखिए। तीसरा, मुझे ये लगता है कि कई बार एजेंट अपना ज्ञान जो है ना वो ज्यादा बताने की जरूरत करता है कि उसको लगता है कि मेरे को जितना मालूम है उतना सब बता देता हूँ। ऐसे भी मत कीजिए। कई बार ये होता है कि अ, उसको कहते हैं कि भाई इसको ओरल डायरिया हुआ है, यानी इतनी बातें कर रहा है कि अरे रुकने का नाम ही नहीं। सामने वाले को इंटरेस्ट है नहीं है, जितना तुमको रख लिया है उसका सब बोल ही देना है। ऐसे मत करो।
सामने को आपकी बात जो है वो इंटरेस्ट उसमें आए, उस हिसाब से कुछ चीजें आपके टॉक में आनी ही चाहिए। उसमें जैसे पहली बात यह है कि बीमे का महत्व क्या है। दूसरा है कि बीमा आपने कितने सम का लेना चाहिए। और तीसरा यह है कि आप बीमा कितना अफोर्ड कर सकते हैं। और चौथी बात यह है कि जो स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन से अप्रूव्ड है आईआरडी की तरफ से, उससे ज्यादा इन्फ्लेटेड बोनस रेट या इन्फ्लेटेड रिटर्न वगैरह मत बताओ। क्योंकि आज आप बताओगे मगर कल तो उसको कोई ना कोई बता नहीं वाला है। तो कस्टमर वंस लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर, ये ध्यान में रखो। और एक बात बताना चाहता हूं कि किसी भी क्लाइंट को छोटा मत समझिए। हो सकता है कि आज उसने मामूली 50,000 1 लाख की पॉलिसी आपसे ली होगी, मगर उसका कारोबार अगर बढ़ेगा कल चल के, तो वो कस्टमर आपको 5 लाख 10 लाख 20 लाख की भी पॉलिसी दे सकता है। इग्नोर मत कीजिए कि अरे यार 50,000 तो पॉलिसी लिया है, उसके बाद क्यों संबंध रखे, इसको क्यों फोन करे, क्यों उसको उसके बर्थडे पे विश करूं, कोई मतलब नहीं है। 50,000 की पॉलिसी, मुझे कमीशन कितना मिलता है, 100 200 तो मिला, ये मत सोचिए। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आपने सुना होगा कि विको वज्रदंती जो है, विको बनाने वाली इंडस्ट्री जो है, उसके गजानन राव पेंढारकर करके प्रोपराइटर थे। शुरू में छोटी सी कस्बे में, डोंबिवली में, उन्होंने अपना कारखाना शुरू किया। तब हमारे एक अभिकर्ता ने उसको सही में 25,000 की पॉलिसी दी थी। 50 नहीं, उस समय 25,000 की अलाउड थी, 25,000 की पॉलिसी। और आगे चल के वो पूरे एम्पायर का सारा कारोबार इसी एजेंट के पास है। वो क्यों है? इसीलिए है क्योंकि उसने अपने संबंध जो है वो बरकरार रखे, वो बढ़ाए, वृद्धिंगत किए, और अपनी एक इमेज क्रिएट की कि जब भी आपको कोई भी दिक्कत है तो मैं हूं। एक पता नहीं, आपको शायद देखा होगा, पुराने एजेंटों ने देखा होगा, एक एलआईसी ने बहुत पहले एक एडवर्टीजमेंट दी थी। एक पूरा फैमिली फोटो था, उसमें दादाजी, नाना जी, नानी, पोते सब लोग थे, 20 25 लोग थे। और उसके नीचे लिखा था, इसमें से बीमे का अभिकर्ता ढूंढिए। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि वो फैमिली में ये एजेंट इतना घुल मिल गया है कि ये बताना निकालना मुश्किल होता है कि भाई ये एजेंट है, ये फैमिली का एक सदस्य ही बन गया है। तो ये जो रिश्ते हैं, ये रिश्ते इस तरीके से बनाने की कोशिश कीजिए। थोड़ा डिसिप्लिन रखिए काम में, डायरी मेंटेन कीजिए। आज किसके पास गए, कब गए, कितना समय दिया, उसका रिव्यू लेना आसान होता है। 2 4 महीने बाद सडनली जब डायरी देखते हैं तो अरे, हमने तो सिंह साहब से मुलाकात ही नहीं की यार, 4 महीने हो गए, उन्होंने बोला था कि बाद में कभी आइए। तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए डायरी मेंटेन कीजिए, उसका रिव्यू कीजिए। और डेली एक्टिविटी नोट डाउन करने का एक फायदा यह है कि सही में क्या हमने हर रोज 8 घंटा काम किया। हमें शर्म लगती है कि अरे, पिछले तो 7 8 दिन में मैंने 2 3 घंटे काम किया है। तो फिर आदमी तुरंत काम काम पे लग जाता है। तो ये कुछ चंद बातें हैं। इसमें स्कोप बहुत है, स्कोप और बढ़ने वाला है क्योंकि पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। हमें मालूम है कि इकोनॉमी हमारी बहुत स्ट्रांग हो रही है। तो लोगों की आमदनी जैसे बढ़ती है, तो पहली उनकी नीड जो होती है वो बीमे की होती है। और बीमे की नीड पूरी करने के लिए बीमा अभिकर्ता होना बहुत जरूरी है। और ये पर्सनल टच का मामला है। ये कोई ऑनलाइन भली कोई भी ऐप बने या कुछ बने, 2 5% से ज्यादा लोग कोई ऑनलाइन लेते नहीं है। हर एक को लगता है कि किसी ने मेरे संपर्क में आके मेरी सारी जो मेरे प्रश्न है उनको सुलझा के मुझे बीमा देना चाहिए। तो ऑनेस्टली काम कीजिए, सिंसियरली कीजिए, और एक टारगेट लेके कीजिए हर रोज कि मुझे ये करना है। हमारे कुछ अभिकर्ता तो ऐसे भी मैंने देखे हैं कि जो रात को सोते नहीं थे अगर एक बीमा नहीं मिला तो इस तरीके से आप हफ्ते में सोचिए या 15 दिन में सोचिए, मगर कुछ ना कुछ टारगेट लेके चलिए। अह, इससे और तो मुझे कुछ बताना नहीं है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और काम जो है वो अच्छा कीजिए। माइलस्टोन्स है, आपको मालूम है, क्लब मेंबरशिप है, एमडीआरटी है, फलाना, आगे चल के सीएलआई भी बन सकते हो। मगर सातत्य से कंसिस्टेंटली अगर काम करोगे तो मुझे लगता है कि आप बेसिकली सेटिस्फाई होंगे जो काम कर रहे हो। और सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है। जो काम कर रहे हो वो
अरे यार क्या करे, ये अब दूसरा कहीं हो नहीं रहा, इसलिए ये ऐसे मत करो, सेटिस्फैक्शन से काम। BITV के इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसा लगता है कि BITV फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर कम्युनिटी के लिए अच्छा काम कर रहा है, नेक काम कर रहा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि BITV फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर कम्युनिटी के साथ जुड़ने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।